हाँ दोस्तों, तो हम देखेंगे महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 का अधिनियम संख्या 14 है। 22 अप्रैल 2013 को यह अधिनियम बना और 9 दिसंबर 2013 से यह मतलब लागू है पूरे भारत में। तो इस एक्ट को हम देखेंगे, बहुत ही शानदार एक्ट है, कोई भी चीज़ इसमें छोड़ने लायक नहीं है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने की जो है संभावना है एमपी एडीपीओ में। तो इसका उद्देश्य देखने पहले हम महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवारों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। मतलब महिलाओं का जो कार्यस्थल पर जो कार्य करती हैं महिलाएं, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो या घरेलू तौर पर काम करने जाती हैं किसी के यहाँ, तो वहाँ पर जो लैंगिक उत्पीड़न उनके साथ किया जाता है, उनके संबंध में उनको प्रतिकर दिलाने के लिए और जो है परिवार कंप्लेंट का निवारण करने के लिए इससे संबंधित ये जो है अधिनियम है। इसके बारे में थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि देख लें। लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों, किसी व्यक्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी उल्लंघन होता है। तो यह क्यों लाया गया? क्योंकि जो कार्य है लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर होता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का जो है उल्लंघन करता है और उनको कारोबार करने में जो है सुरक्षा प्रदान नहीं हो पाती है। और लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा के कार्य करने का अधिकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कुछ अभिसमय भी हुए हैं जिनमें कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो है लैंगिक भेदभाव ना किया जाए, इनको दूर करने के लिए जो मानव अधिकार हैं, इनने भी जो है बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए हैं। तो उनको दूर करने के लिए भी जो है ये एक्ट बनाया गया है। अगला पॉइंट है, और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए बंद करना समीचीन है। और 64वें वर्ष में जो है यह अधिनियम पारित किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें 8 अध्याय हैं, 30 धाराएं हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो है अच्छे से एक बार पढ़ना है ताकि हमें पूरा का पूरा याद हो जाए। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। यह अधिनियम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध अधिनियम और प्रतितोष अधिनियम 2013 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, ठीक है। या उस तारीख को यानी 9 दिसंबर 2013 को प्रवृत्त जो है हो चुका है। अब परिभाषाएं इसमें हम पढ़ेंगे। विधत महिला कौन सी है? तो विधत महिला से अभिप्रेत है 2 पॉइंट है इसमें, किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, कोई भी आयु की महिला हो, चाहे नियोजित हो या नहीं, मतलब उसकी परमानेंट नौकरी हो या अस्थायी नौकरी हो, जो प्रत्यार्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य करने का अभिकथन करती है। प्रत्यार्थी माने जिसने लैंगिक उत्पीड़न का अपराध किया है, जिस पुरुष प्रत्यार्थी ने उसके साथ ऐसी अभद्रता की है वो है, ठीक है। और वो ऐसा अभिकथन करती है कि उसने हमारे साथ ऐसा किया है। ये क्या है? ये विधत महिला है, पीड़ित महिला है, जो अभ्यर्थी की शिकायत करती है कि इसने लैंगिक उत्पीड़न किया है। दूसरा बयान, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसी किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है, मतलब किसी घर में काम करने जाती है, तो वो महिला भी इसके अंतर्गत आती है और जिसके साथ ऐसा कार्य किया जाता है। खा आती है, परिभाषा 2 भी आती है, समुचित सरकार। समुचित सरकार से कौन कौन से? देखो, इसमें राज्य सरकार है और केंद्र सरकार। जहाँ केंद्र सरकार से संबंधित संस्थान है वहाँ पर केंद्र सरकार समुचित सरकार है, और जहाँ पर राज्य सरकार से संबंधित संस्थान है वहाँ पर क्या है? राज्य सरकार है, ठीक है। अब आती है परिभाषा सी, अध्यक्ष में धारा 7 की धारा के अधीन जो भी अध्यक्ष नाम निर्दिष्ट वो अध्यक्ष है, जो स्थानीय परिषद का स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष है। जिला अधिकारी से धारा 5, ये कोई इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है। अब आती है परिभाषा 2E, घरेलू कर्मकार। घरेलू कर्मकार कौन सा कहलाता है? तो कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है, क्या है? सबसे पहले तो घरेलू कर्मकार से जो अभिप्रेत है, ऐसी महिला अभिप्रेत है, पुरुष नहीं,
जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए चाहे नगद या वस्तु रूप में या सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से स्थायी या अस्थायी अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है। कोई ऐसी महिला है जो किसी गृहस्थी में घरेलू काम में पारिश्रमिक के लिए जाती है, ठीक है, और घर का कार्य करती, चाहे वो नगद पैसे लेती है उसके बदले में या कुछ सामान लेती है, खाना पीना लेती है, कुछ भी वस्तुएं लेती है, ठीक है, या तो ये सीधे सीधे लगी है या किसी अभिकरण के माध्यम से, मतलब कोई कंपनी वगैरह ये ठेका ले लेती हैं कि हम जो है महिलाएं उपलब्ध कराएंगे। तो ये सब है पूर्णकालिक या कुछ पार्ट टाइम या पूर्ण रूप से नौकरी करने के लिए लगी है, और इसके अंतर्गत उसका कोई कुटुंब का सदस्य नहीं है, लेकिन अकेली भर मानी जाएगी वो। तो ये सब क्या है, घरेलू कर्मकार जो है वो ये महिला मानी जाएगी। इसके अंतर्गत आता है कर्मचारी। कर्मचारी के अंतर्गत कोई ठेकेदार का कर्मचारी है, ये मतलब या जहाँ कोई नियोजन में काम करता है वो कर्मचारी होता है। इसको भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2F में कर्मचारी की परिभाषा है, इतना याद रख लेना। नियोजक से निम्नलिखित विपरीत है, तो नियोजक के अंतर्गत वो होता है, इसको भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। नियोजक वो होता है जो कोई संस्थान या संगठन चलाता है, कोई फैक्ट्री वगैरह चलाता है, ठीक है, या कोई उद्यम चलाता है, कोई व्यापारी है, ये नियोजक होता है, ठीक है। और जिसके यहाँ 10 से अधिक कर्मचारी काम होते हैं और उनमें कोई एक महिला है, ठीक है। इस स्पष्टीकरण को भी हमें जो है नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना है आंतरिक समिति। तो आंतरिक समिति के अंतर्गत धारा 4 में जो समिति गठित की जाएगी वो है स्थानीय समिति। के अंतर्गत धारा 6 में गठित स्थानीय परिवार समिति है, वो गठित है, ठीक है। पीठासीन अधिकारी भी नहीं पढ़ना है। अब हम पढ़ना सीधा यहाँ से प्रत्यार्थी पढ़ना है। प्रत्यार्थी की परिभाषा ये है। तो प्रत्यार्थी क्या है? प्रत्यार्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है, जिसकी शिकायत महिला ने की है। वहाँ पर हमने व्यथित महिला पढ़ी थी, और ये प्रत्यार्थी की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, और नियोजक की परिभाषा थी, और घरेलू कर्मकाल की परिभाषा थी, और ये लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा आगे पढ़ेंगे। इतनी परिभाषाएँ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्यार्थी कौन है? इसमें अभियुक्त है जिसकी शिकायत की जाती है। लैंगिक उत्पीड़न क्या कहलाएगा? क्योंकि लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ही जो ये पूरा का पूरा अधिनियम है, तो लैंगिक उत्पीड़न क्या कहलाएगा इसके संबंध में आइए देखते हैं। लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत निम्नलिखित कोई या एक अधिक अवांछनीय कार्य व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से, अर्थात शारीरिक संपन्न या अग्रगमन, शारीरिक संपर्क या अग्रगमन, मतलब शारीरिक प्रकार से छूना या उसके अग्रभाग को जो है छूना। लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना, किसी भी सेक्सुअल फेवर की मांग करना या अनुरोध करना कि आप हमारे साथ सेक्स करें, या उसकी मतलब मांग करना या डिमांड करना, कुछ भी करना। लैंगिक अतियुक्त टिप्पणियाँ करना, लैंगिक मतलब सेक्सुअल जो है बातें करना, टिप्पणी करना। अश्लील साहित्य दिखाना, कोई भी अश्लील साहित्य पिक्चर्स वगैरह दिखाना जिसमें अश्लीलता भरी हुई है कूट कूट के। लैंगिक प्रकृति का कोई भी अन्य अवांछनीय अनवेलकम्ड, जिसका हमें अच्छा नहीं लगता, जिसका हम स्वागत नहीं करते। शारीरिक मौखिक या अमौखिक आचरण करना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं। कार्यस्थल तो जान दे, जहाँ कोई महिला काम करती है वो कार्यस्थल होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी संस्थान में हो, सब कार्यस्थल है जहाँ महिला काम करने जाती है, ठीक है। तो ये कार्यस्थल है। अब आता है धारा 3 आती है, लैंगिक उत्पीड़न का जो है निवारण कैसे किया जाएगा। तो किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, ये धारा 3 की 1 कहती है। 2 क्या कहती है? अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियाँ यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान है, या उस संबंध में लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी। नंबर 1, उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है कि एक बार इसको फिर से देखें, किसी भी महिला का लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल पर नहीं किया जाएगा। वो जो निम्न 5 चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, ये भी जो है लैंगिक उत्पीड़न में आएंगी। ऊपर तो हमने लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा पढ़ ही ली, तो 1, 2, 3, 4, 5 और पढ़ लें। उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना, मतलब उसके साथ जो उसका काम, उससे ज़्यादा काम लेना या उसे धमकी देना आदि, उसके साथ दुर्व्यवहार करना भी लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में आएगा। उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की
विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना, अहित कर व्यवहार की कि हम तुम्हारी नाइट में ड्यूटी लगा देंगे, 5 घंटे काम कराएंगे, ज़्यादा सामान उठवाएंगे, ये सब इनकी धमकी देना भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। अब आता है नंबर 3, उसके वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना। उसके वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्थिति के बारे में, मतलब परिस्थिति के बारे में मतलब क्या होता है कि जो स्टेटस है उसके बारे में, प्रमोशन वगैरह के बारे में भी धमकी देना, या विवक्षित मतलब सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से। नंबर 4, उसके कार्य में हस्तक्षेप करने, उसके लिए अभी त्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना। उसके काम में क्या करना, हस्तक्षेप करना, अभी त्रासमय यानी डरावना, संतापकारी या उसको दंड देने वाला, उसके प्रतिकूल या विपरीत वातावरण सृजित करना भी क्या है, लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। नंबर आता है 5, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा को विरोध करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे उसके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर प्रभाव डाले, ये सब काम में आते हैं लैंगिक उत्पीड़न। ये सब जो है माना जाएगा, ये सब जो है लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आएंगे। अभी तक तो ये अध्याय पढ़ा अपन ने, धारा 3 थी। अब आता है अध्याय 2, आंतरिक परिवार समिति का गठन। तो ये सब एक और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये सब विशाखावर्षिज राजस्थान राज्य का जो केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें भंवरी देवी नामक एक महिला थी जो जयपुर जनपद के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। तो 1 वर्ष की बच्ची का बाल विवाह हो रहा था, उसको रोकने के लिए इस महिला ने जो है कदम उठाया। वो रोक तो लिया उसने विवाह को, लेकिन 5 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, लेकिन वो जो है उनके विरुद्ध साक्ष्य नहीं दे पाई, एकत्र नहीं कर पाई, जिसके कारण उनको छोड़ दिया गया। लेकिन एक NGO जिसका नाम विशाखा था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में कोई मतलब वो ऐसा कानून नहीं है। तो कुछ दिन तक 1997 से 2013 तक विशाखा का जो कार्यक्रम चला, जो गाइडलाइन चली, उसी के अंतर्गत काम हुआ इसी के, लेकिन 2013 में इसको अधिनियम का जो है रूप बना दिया गया। तो अब आइए देखिए अध्याय 2, आंतरिक परिवार समिति का गठन। तो इसके बारे में मुख्य रूप से आपको पहले बता दूं कि ये कार्यस्थल का पर जो समिति का गठन होता है, इसके लिए सबसे पहले की बात यह है कि ये कोई नियोजन में जहां 10 से अधिक व्यक्ति हों, इनमें कोई एक महिला या 1 से अधिक महिला काम करती हों, तो वहाँ पर जो है आंतरिक परिवार समिति यानी ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जो है गठन करे होगा, और सबको ये नियोजक को ये करना पड़ेगा। ठीक है। आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी। बनाएगा कौन? नियोजक ही बनाएगा। एक पीठासीन अधिकारी जो कर्मचारी में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी, जो उसी जो का नियोजन है, जो कंपनी वगैरह है या जो संगठन है, जो विभाग है, उसी की एक सबसे बड़ी उम्र की जो महिला होगी वो क्या होगी? इसकी आंतरिक परिवार कमेटी की जो महिला होगी। परिवार माने कंप्लेंट, जहाँ शिकायत की जाएगी। ठीक है। परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दिशा में पीठासीन अधिकारी उपधारा 1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालय प्रशासनिक यूनिटों में नाम निर्देशित की दूसरे यूनिट से भी इसको लिया जा सकता है, अगर वहां पर महिला नहीं है तो। परंतु यह वर्ग कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दिशा में पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के अन्य विभाग या संगठन के अन्य कार्यस्थल में नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। मतलब दूसरी महिला भी हो सकती है, लेकिन महिला भी होगी। कर्मचारियों में से 2 ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य के अनुभव या विधिक ज्ञान है। 2 ऐसे सदस्य और होंगे उस संस्थान में से जिसके पास कानूनी ज्ञान है या जो सामाजिक कार्य करते हैं। तो अभी तक कितने सदस्य हो गए? इसमें 3 हो गए। आगे गैर सरकारी संगठन यानी NGO होंगे, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है। एक सदस्य जो महिलाओं की समस्या के प्रति हितबद्ध हो, एक व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न के संबंध से संबंधित हो, ठीक है, सुपरिचित हो, ऐसा एक व्यक्ति जो है वहाँ पर आएगा, बाहरी व्यक्ति। ठीक है। तो इस तरीके से कुल कितने सदस्य होंगे? 4, 2 सदस्य, 3 सदस्य और एक जो है महिला अध्यक्ष होगी। और इसमें एक बात और है कि 2 या 4 में से 2 या 2 से अधिक जो है क्या होंगी? महिलाएं, आधे से अधिक जो है महिलाएं होंगी, और ये 3 वर्ष के लिए जो गठित है होंगी।
ठीक है। और जो एनजीओ का सदस्य होगा उसके लिए नियोजक जो है भत्ते देगा, क्योंकि वो अपना खर्चा करके तो आएगा नहीं, ठीक है। जहाँ आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई धारा 16 के बंधनों का उल्लंघन करता है या किसी अपराध के सिद्ध दोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय पर किसी विधि के अधीन कोई अपराध या जांच लंबित है किन्हीं अनुशासनिक, ठीक है, किसी अनुशासनिक कार्रवाई में दोषी पाया गया, उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है, अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है, वहाँ स्थिति ऐसे पीठासीन अधिकारी उसके नामनिर्देशन को निरस्त कर देगा, ठीक है। अगर उस पर ही केस लग गया है कोई सदस्य तो उसको हटा देगा, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। अब यहाँ अपन ने पढ़ ली, क्या पढ़ ली, ये पढ़ ली अपन ने आईसीसी पढ़ ली, आंतरिक कंप्लेंट कमेटी या आंतरिक परिवार समिति, जिसमें जो है 4 सदस्य होंगे, एक महिला अध्यक्ष होगी, वहीं की होगी, उसी डिपार्टमेंट की होगी, ज्येष्ठ होगी, नहीं होगी दूसरे डिपार्टमेंट से भर लेंगे, और नहीं मिलेगी तो कोई महिला होगी जो उसको लगा लेंगे, और 2 सदस्य होंगे उसी डिपार्टमेंट के जो कानून में ज्ञान रखते हों, और एक सदस्य एनजीओ या अन्य ऐसा विधि का ज्ञाता हो या फिर जो है अन्य समाज सेवक हो। अब और ये कहाँ के लिए थी, जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हों और इनमें एक या अधिक महिलाएं हों। अब आती है स्थानीय परिवार समिति का गठन। ये स्थानीय परिवार यानी ये है LCC, लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो ये जो है ये उन महिलाओं के लिए है जहाँ 10 से कम सदस्य होते हैं। अकेली महिला किसी काम में किसी घर में जाती है तो वो कहाँ शिकायत करेगी, तो उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है। वहाँ पर नियोजक व्यवस्था करता था, यहाँ पर जिला अधिकारी या जिसे कलेक्टर कहते हैं वो करेगा। तो समझो सरकार जो है सरकार या तो जिलाधिकारी को या अपर जिलाधिकारी को या उपखंड जिलाधिकारी को इसके लिए सशक्त करेगी कि आप ऐसी जो है कमेटी का निर्माण करें, ठीक है। तो अब धारा 6 कहती है स्थानीय परिवार समिति गठन उसकी अधिकारिता क्या होगी। प्रत्येक जिलाधिकारी संबंधित जिले में ऐसे स्थापनों में जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवार समिति गठित नहीं की गई है तो वहां पर एक स्थानीय परिवार कमेटी गठित की जाएगी। जिला अधिकारी ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगर पालिका में परिवार ग्रहण करने के लिए 7 दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिषद समिति को भेजने के लिए देखो एक कमेटी तो निर्धारित करेगा ही करेगा जिलाधिकारी, और ब्लॉक स्तर पर या शहरी क्षेत्रों में जो है वार्ड स्तर पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे जो 7 दिन के अंदर, ठीक है, उस कंप्लेंट को स्थानीय परिवार समिति को भेज देंगे, ठीक है। और जिस स्थान के लिए वो कमेटी गठित होगी उसका उस पर जो है क्षेत्राधिकार होगा। अब ये तो हमने पढ़ ली कैसे कैसे होगी। अब साथ में पढ़ते हैं स्थानीय परिवार समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंध शर्त, कैसे कैसे इसका गठन होगा और क्या क्या इनकी सेवाएं होंगी, क्या इनकी निबंधन व शर्तें होंगी। स्थानीय परिवार समिति जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों से बनेगी। अब इसको क्या बनाएगा, जिला अधिकारी वहाँ पर नियोजक बना रहा था। अध्यक्ष जो सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रख्यात हो, सामाजिक कार्य क्षेत्र में प्रख्यात हो, ठीक है, और महिलाओं की समस्या के प्रति बद्ध महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। माने इसकी भी कौन होगी, एक महिला होगी और जो समाज सेवा में प्रख्यात होगी वो। एक सदस्य जो ब्लॉक, तालुका या तहसील या वार्ड नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से नाम निर्दिष्ट की जाएगी। यहाँ पर भी एक महिला जो अलग अलग डिपार्टमेंट, तहसील वगैरह से, नगर पालिका वगैरह से एक ली जाएगी। तो ऐसे 2 हो गए। 2 सदस्य जिनमें कम से कम एक महिला होगी जो महिलाओं के सदस्यों के प्रति मध्य ऐसे गैर संगठन में से। अब एक जो है 2 महिला कहाँ से 2 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगी, एनजीओ से, जिसमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है, जिसे विधि के रूप में ज्ञान हो, ठीक है। 2 में से एक को विधि का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसमें इस तरीके से, ठीक है, कम से कम 2 या 3 महिला, 4 में से यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। 3 हो सकती हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकती हैं, और अध्यक्ष भी जो है महिला होगी, और इसका भी जो है कार्यकाल 3 वर्ष का ही होगा, ठीक है। और ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता हमें जो है नहीं, सेम का सेम है। अगर कोई सदस्य जो है दोषी पाया जाता है या कोई अपराध उस पर लग जाता है तो उसको भी जो है हमें
अलग कर सकते हैं। अब आती है धारा 8 अनुदान और संपरीक्षा। केंद्र सरकार संसद द्वारा इन सब के लिए क्या करेगी, राज्य सरकारों के लिए पैसा देगी और ये अभिकरण एजेंसियां बनाएंगे और वो पैसा जो है इस पर खर्च किया जाएगा इन समितियों को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। अब आता है अध्याय 4 परिवाद। तो लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो कहाँ किया जाएगा। अब तो 2 जगह होना है, जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी हैं वहाँ पर आईसीसी में और एलसीसी में, स्थानीय परिवाद समिति और आंतरिक परिवाद समिति में। तो लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद धारा 9 के अंतर्गत किया जाता है। जो कोई भी विधत महिला है वो जिसके साथ लैंगिक कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण हुआ है वो घटना की तारीख से 3 माह के अंदर, या अगर ऐसा अपराध कई बार हुआ है तो 3 जो अंतिम बार अपराध हुआ है उससे 3 माह के अंदर जो है स्थानीय समिति या उस समिति को लिखित रूप में जो है दे सकती है। और अगर वो लिखित रूप में नहीं दे पाती है तो जो समिति के सदस्य की सहायता करेंगे, और अगर और मानसिक या शारीरिक रूप से मतलब सक्षम नहीं है तो उसके वारिस हैं जो माता पिता या बच्चे या भाई बहन, वो भी शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर और जो 3 माह तक का टाइम है, ठीक है, और अगर किसी भी कारणवश बस वो नहीं कर पाती है और लगता है कि ऐसे, तो 3 माह की अवधि जो है और बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अब आते हैं सुलह पे आते हैं। धारा 10 में है सुलह। तो सुलह के लिए जो सुलह की जा सकती है, काय पे की जा सकती है, महिला के आवेदन पर सुलह की जा सकती है। प्रत्यार्थी इसमें सुलह नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर वो चाहती है कि अब सुलह कर लिया, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, तो सुलह हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई धन या निर्दोष नहीं होगा क्योंकि इसमें पैसे की बात नहीं हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद जांच वहाँ पर नहीं। अब परिवाद की जांच धारा 11 में 1 2 3 3 पॉइंट इसमें जो है तो हम देखेंगे। तो परिवाद की जांच कैसे की जाएगी। धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहां प्रत्याशी कोई कर्मचारी और प्रत्याशी को लागू सेवा शर्तों के अनुसार और जहां कोई नियम विद्यमान नहीं है वहां ऐसी रीति से जो भेद की या परिवाद की जांच करने की कार्रवाई करेगी, या किसी घरेलू कर्मकांड की दिशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है तो धारा 509 के अंतर्गत पुलिस को जो है रजिस्टर करने के लिए भेज देगी कि इसको रजिस्टर कर दो। जहाँ पर अब परिवाद पहुँचा दोनों समितियों में से किसी की एक के बाद, तो अगर कोई सरकारी समिति सरकारी कर्मचारी है तो जो रूल बुक के हिसाब से जो सेवा शर्त है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, या फिर अन्य कर्मकार महिला है जिसके संबंध में कोई रूल बुक नहीं है तो धारा 509 आईपीसी के तहत पुलिस से कह सकती है कि मामला दर्ज किया जाए अगर प्रथम दृष्टया लगता है कि ये अपराध हुआ है। तो ये एक लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड की व्यवस्था 509 में की गई है कि शब्दों अंगों विक्षेपों के द्वारा कोई ऐसा कार्य कोई पुरुष करता है जिससे कोई महिला जो है उत्पीड़ित होती है, उसको बुरा लगता है। परंतु जहां वैसे महिला यथास्थिति आंतरिक समिति स्थानीय समिति को यह सूचित करती है धारा 10 की धारा के दिन की समझौते की निबंधन शर्तों का प्रत्याशी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति स्थानीय परिवाद की जांच करने के लिए कार्रवाई करेगी या पुलिस को जो है परिवाद भेज देगी। अगर मान लो परंतु यहाँ वर्ग जहाँ दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं वहाँ पक्षकारों की जांच के अनुक्रम के दौरान सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। दोनों ही एक ही जगह के हैं, दोनों पक्षकारों को जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा अगर दोनों ही कर्मचारी हैं तो। ठीक है। जब धारा अगर 509 के अंतर्गत कोई दोषी पाया जाता है तो धारा 15 में के अंतर्गत महिला को जो है प्रत्याशी के द्वारा क्या दिया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है। अब आती है उपधारा 3। उपधारा 1 के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति स्थानीय समिति को वही शक्तियाँ होंगी। तो वो मतलब ये है कि ये क्या समझी जाएगी, सिविल न्यायालय जो है समझी जाएगी, जो कार्रवाई कर रही है इसके लिए सिविल न्यायालय कहलाएगी। दोनों समितियों काय की पावर होगी, सिविल न्यायालय की पावर होगी। अब आते हैं काखा गा, अर्थात किसी व्यक्ति को समन करना, हाजिर करना, इन सब के लिए किसी दस्तावेज को प्रकटीकरण पेश करने के लिए, अन्य विषय के लिए। ठीक है। और 90 दिन के भीतर जो है इसको जांच
पूरी करनी होगी दोनों समितियों को। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर का जांच पूरी करनी होगी। तो दोस्तों हमें ऐसे एक्ट पढ़ना है और बाकी फालतू की टिप्पणियाँ नहीं देखना है, किताबें बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी बेयर एक्टों से जो है बनने वाले हैं। अब अध्याय आया परिवाद की जांच, अध्याय 5 परिवाद की जांच, धारा 12 जांच लंबित रहने के दौरान जो है क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें भी 3 पॉइंट है, 1 2 3। जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर यथास्थिति आंतरिक। देखो, जब महिला ने कोई शिकायत की है और वो अनुरोध करती है कि या उसे जो प्रत्यार्थी है जिसने अपराध किया है, दोनों में से किसी का अन्य कार्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसको जो है 3 माह तक की छुट्टी का जो है प्रावधान है, और यह उसकी मेन छुट्टियों में से नहीं कटेगी। इस समिति की सिफारिश पर उसको जो है ठीक है दी जाएगी। ठीक है, और अन्य राहत जो भी समिति देना चाहे वो दे सकती है, जब तक इस केस का जो है फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अब जांच की रिपोर्ट है धारा 13 में। इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जहाँ भी कंप्लेंट है एक रिपोर्ट तैयार करेगी। अगर आईसीसी है तो वो नियोजक को, और एलसीसी है तो जिलाधिकारी को जांच पूरी होने के 10 दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी, और दोनों पक्षकारों को भी संसूचित करेगी। 10 दिन के अंदर जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सौंपेगी। स्थानीय समिति होगी तो जिलाधिकारी को, आंतरिक समिति होगी तो नियोजक को, और दोनों पक्षकारों को दोनों ही समितियां देंगी। कितने 10 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएंगी। ठीक है, जहाँ यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस पर निष्कर्ष समिति की प्रत्यार्थी के विरुद्ध अभी कथन साबित नहीं किया गया है तो वहाँ पर जो है उसको ये रिपोर्ट कर देगी, कोई भी जो है इस पर कार्रवाई नहीं होनी है। और जहाँ मान लो अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अग्रसर कर देगी कि ये दोषी पाया गया है, इस पर कार्रवाई की जाएगी, सिफारिश कर देगी। ठीक है, अब जैसे मान लो और वो कर्मचारी है तो सेवा रूल के अंतर्गत जो भी आएगा उसके अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर नहीं आता सेवा 10 वर्ष वाला, कमवारा वाला, कोई मतलब घरेलू कामकाज वाली महिला थी तो उसके लिए जो है पुलिस के लिए कार्रवाई के लिए भेज दिया जाएगा, और उसको मुआवजे की भी जो है मुआवजे की भी सिफारिश की जाएगी। ठीक है, अब जब उसको भेजा जाएगा तो नियोजक जिलाधिकारी इसके द्वारा सिफारिश प्राप्ति 60 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा। जब जो कमेटी है, इसमें मुख्य बात यह है कि जब कमेटी ये भेज देती है कि जो प्रत्यार्थी है वो दोषी पाया गया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, 60 दिन के अंतर्गत कार्रवाई करेगी नियोजक या जिलाधिकारी, कलेक्टर महोदय उस पर कार्रवाई करेंगे। मिथ्या दोषपूर्ण परिवाद के मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड है। अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धारा 14 में है, और जो कोई झूठी गवाही भरेगा उसके लिए भी जो है वो माना जाएगा कि उसने भी अपराध किया है। ठीक है, प्रतिकर का अवधारण, अब धारा 15 आती है। प्रतिकर का अवधारण, प्रतिकर कैसे अवधारित किया जाएगा। धारा 13 के अधीन 13 की उपधारा 3 के खंड 2 के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अब प्रतिकर कैसे निर्धारित किया जाएगा। व्यथित महिला को काल से मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट के लिए ये ध्यान में रखेगी कि जो व्यथित महिला है उसको कितना मानसिक आघात हुआ है, कितनी पीड़ा हुई, कितनी यातना हुई है, और कितना वो इमोशनल हर्ट हुई है। लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि, वृत्ति के अवसर माने काम के अवसर की, मौके की हानि। पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनोचिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय, अगर वो कोई बीमार हो गई उससे मानसिक या शारीरिक तौर पर तो उसको व्यय हुआ वो भी देना पड़ेगा। प्रत्यार्थी की आय और वित्तीय हैसियत भी देखना पड़ेगी कि जो अपराधी है उसकी वित्तीय हैसियत क्या है। एक मुश्त या किस्तों में जो है प्रतिकर दिया जा सकता है। धारा 16 परिवाद की अंतर्वस्तु जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का जो है प्रतिषेध, ये जो है प्रतिषेध रहेगा। दोनों कमेटियों की कार्रवाई होगी, वे कहीं भी किसी भी पेपर वगैरह में जो है सार्वजनिक नहीं की जाएंगी।
ठीक है, उनकी कोई भी पहचान या महिला के साक्षियों की जो है जानकारी जो है नहीं दी जाएगी। अब आती है परिवाद की अंतर वस्तुओं और जांच कार्रवाई प्रकाशन सार्वजनिक करने के लिए सख्ती। अब सख्ती किसको है? इसकी कार्रवाइयों को प्रकाशित करने की सुलह में तो रोक दिया। जहां कोई व्यक्ति जिसको इस अधिनियम के बंधों के अधीन परिवाद जांच के लिए सिफारिश या की जाने वाली कार्रवाई के संचालन करने या उस पर कार्रवाई करने का कर्तव्य सौंपा गया धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहाँ वह व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार यह सेवा नियम विद्यमान नहीं है। देखो ये यहाँ पर जो सख्ती लिखा है ये शास्ति है यहाँ पे, मतलब उसके लिए दंड की व्यवस्था है। अगर धारा 16 में रोका गया है कि मतलब आप प्रकाशन नहीं करेंगे, अगर कोई कर्मचारी ऐसा करता है उसके लिए दंड दिया जाएगा धारा 17 में रूल बुक के अनुसार, या अन्य कोई दंड दिया जाएगा अगर रूल बुक में नहीं है तो। अपील धारा 18 में अपील है। अगर कोई इन आदेशों से जो है उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वह 90 दिन के अंतर्गत जो है क्या कर सकेगा? अपील कर दे सकेगा। अगर रूल बुक या अन्य विधियों के अनुसार या तो न्यायालय में या किसी अधिकरण में जो है न्यायालय में या अधिकरण में जो है अपील कर सकता है, लेकिन 90 दिन के अंदर 90 दिन का अपील करने का टाइम है। तो ये अभी तक अपीलें थे। अब आते हैं नियोजक के कर्तव्य धारा 6 में। तो नियोजक के कर्तव्य क्या हैं? प्रत्येक नियोजक कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण जो है मुहैया कराएगा, ठीक है, इनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा, लिंग उत्पीड़न के शास्त्रीय परिणाम में जो है तो उसको सहायता स्थान पर लगाएगा कि एक बोर्ड चिपकाएगा अपने संगठन के बाहर कि अगर कोई लिंग उत्पीड़न करता है तो उसके लिए ये दंड की व्यवस्था है, ठीक है। ये अधिनियम के उपबंधों कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं लगाएगा, कार्यक्रम कराएगा, ठीक है। यथास्थिति आंतरिक समिति स्थानीय समिति में शिकायतों की सुविधा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। और जो यथास्थिति दोनों समितियों में प्रत्याशी है उसकी हाजिरी सुनिश्चित कराएगा। यथास्थिति आंतरिक समिति या समिति की ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो धारा 9 की अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो। महिला को यदि विवाद निर्दंड संहिता समय पर किसी अन्य विधि के अधीन अपराध में कोई परिवाद फाइल करना चाहती तो उसकी सहायता करना। ऐसे कार्यालय में जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई अपराधकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कराना। लैंगिक उत्पीड़न की सेवा के नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा। आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों के समय पर प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा। तो ये कुछ जो है सख्तियाँ कार्य हैं नियोजक के कर्तव्य दान। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, दिमाग में बैठ जाएंगे, आराम से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। पूरा का पूरा रटने का इसको कोई मतलब नहीं है। अब आता है दोस्तों हमारा अध्याय 7 आता है जिला अधिकारी के कर्तव्य। अभी हम नियोजक के कर्तव्य पढ़े। अब यहाँ पर धारा 6 में अध्याय 6 में एक ही धारा था 19 और अध्याय 7 में भी एक ही धारा है धारा 20 जिला अधिकारी के कर्तव्य, क्योंकि इसने लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई थी LCC। जिलाधिकारी के कर्तव्य। जिलाधिकारी स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करेगा कि आप समय समय पर जो है रिपोर्टें प्रस्तुत करें। ऐसे उपाय करेगा जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हो। अब आता है अध्याय 8 प्रकृति बचाव का भाग 21 से 30। समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। समितियां जो है वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी नियोजक को या जिलाधिकारी को, ठीक है। तो अब आती है धारा 22 नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी का सम्मिलित किया जाना। तो जो वार्षिक रिपोर्ट जो बनाएगा वो नियोजक उसकी भी जो है सम्मिलित करेगा अपनी, उसमें कितने मामले हुए क्या हुए सब लिख के देगा। धारा 23 है समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के आंकड़े रखा जाना। समुचित सरकार द्वारा इस नियम कार्यान्वयन के मॉनिटर करेगी। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की फाइल किए गए निपटाए गए मामलों की संख्या में संबंधित आंकड़े रखेंगी। समुचित सरकार आंकड़े रखेगी कैसे कितने मामले में कितने कैसे निपटाए गए, मतलब जो राज्य सरकार के अंतर्गत आएंगे वो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे वो केंद्र सरकार। समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किए जाएंगे, ठीक है। दोनों ही सरकारें उपाय करेंगी। सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति समुचित सरकारें किसी से भी आंकड़े मांग सकती हैं और उनकी मॉनिटरिंग कर सकती हैं। धारा 25 में
अब आती है धारा 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस अधिनियम की। अधिनियम के उल्लंघनों के अनुपालन के लिए शास्ति वहाँ दंड की व्यवस्था, वहाँ 17 में दंड देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे अधिनियम के उल्लंघनों के अधीन अनुपालन के लिए दंड। जहाँ कोई नियोजक धारा 4 के अंतर्गत समिति नहीं गठित करता है, 13(4)(22) के अधीन कार्रवाई नहीं करता है, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन जो है करता है, ठीक है, ऐसे करने का प्रयास करता है, दूसरे प्रेरित करता है, तो उसको 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। और अगर दोबारा करता है वही कार्य तो इस जुर्माने को डबल कर दिया जाएगा और उसका जो है काम करने का लाइसेंस भी जो है रद्द कर दिया जा सकता है। परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के दिन ऐसे अपराध के लिए जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है कोई उच्च दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक ज्ञान, अगर इसका जो निर्णय हो रहा है न्यायालय अधिक दंड है कोई तो उसका भी जो है उसको भी जो है ध्यान रखेगा, ठीक है। और इसके जो अगर नहीं मानता है बार बार करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान कब लिया जाएगा, तो कोई न्यायालय अगर या तो व्यथित महिला द्वारा या समितियों के द्वारा किए गए परिवाद पर संज्ञान ले सकता है। और कौन सा न्यायालय इसमें कार्रवाई करेगा, या तो महानगर मजिस्ट्रेट या JMFC प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायालय से कोई अवर न्यायालय इसका विचार नहीं करेगा। और इसके अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा, मतलब गिरफ्तारी बिना वारंट के पुलिस डायरेक्ट नहीं कर पाएगी। 28 आती है अधिनियम का किसी अन्य विधि का अल्पीकरण न करना। ये अधिनियम अपने आप में सेफ है, अन्य किसी भी अधिनियम की शक्तियों को ये मतलब अल्पीकरण नहीं करता है, ख़त्म नहीं करता है। अगर इसके साथ साथ कोई ये और एक्ट की धारा बैठती है तो वो भी बाकायदा प्रत्यार्थी पे लगेगी। समझे, सरकार की नियम बनाने की शक्ति है 29 में, तो केंद्र सरकार इसमें जो है नियम बनाएगी, ठीक है। कठिनाई दूर करने की शक्ति भी केंद्र सरकार की है। इस तरीके से हमने ऐसे एक्ट को देखा। और जो भी समस्या आपको आए कमेंट में आप बताएं। और धन्यवाद, गुड नाइट।